हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अजय है। मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना है, बहुत अमीर बनना। लेकिन सपना जितना अच्छा, उसे पूरा करना उतना ही कठिन। मैंने MBA की डिग्री ली और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली, लेकिन अमीर बनने का ख्वाब अभी अधूरा ही था। मैं अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में चाय पी रहा था। अरे अजय, क्या चल रहा है? तेरा सपना कहाँ तक पहुँचा? मैंने कहा, मजाक उड़ा लो मेरा। क्या सपने? यहाँ तो 10-12 घंटे का जॉब से फुर्सत मिले तब ना कुछ सोचूं। एक ने कहा, यार मेरी बात मान अजय, हमने तो शादी कर लिया, बस एक तू ही बचा है। एक अमीर लड़की को पटा और घर जमाई बन जा, फिर ऐसी ऐस होगा तेरा। मैंने कहा, क्या बकवास है यार, घर जमाई यह मुझसे कभी नहीं होगा। तो बुराई क्या है? हम सबको तो ऐसा मौका मिला नहीं, वरना हमें तो कोई एतराज़ नहीं था घर जमाई बनने में। मुझे उनकी बातों में दम लगा। घर जमाई बनने में कोई बुराई नहीं है और मेरा मिशन घर जमाई बनने के लिए एक ऐसी लड़की जो बहुत अमीर खानदान की हो और इकलौती हो, तलाश शुरू हो गई। इसी दौरान मेरी मुलाकात आरती से हुई, जो बहुत खूबसूरत थी और मेरी कंपनी में नई थी। मैं आरती को धीरे धीरे चाहने लगा था और घर जमाई मिशन फेल हो गया। मेरे दोस्तों को जब यह बात पता चली तो, अरे यार, हम तेरे अमीर बनने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और तू उस फटीचर आरती के प्यार में पड़ गया। तेरा अमीर बनने का सपने का क्या होगा? मैंने कहा, छोड़ यार, उस आरती में तो कुछ तो बात है कि मुझे उससे प्यार हो गया। अरे अजय, संभल जा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड ने कहा। आरती भी मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मैंने पूछा, आरती, तुमने अभी तक अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में तो तुम सब जानती हो कि मैं बिहार से हूँ। घर में मम्मी है, पापा बचपन में ही गुजर गए, भैया है जो विदेश में है, भाभी और 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो गई है। आरती ने कहा, तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन समय आने पर मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे जैसा लड़का और परिवार चाहिए थी, तुम उसमें फिट बैठते हो। जब भी मैं आरती से उसकी फैमिली के बारे में पूछता, वह इंतजार करो कहकर टाल देती। हमारी कंपनी की बॉस मिसेज मेहता, जो 1 नंबर की खड़ूस औरत है, वो हमें अपने घर पर इनवाइट करती है। वो कहती है, आज हमारी कंपनी की 21वीं सालगिरह है। इसी खुशी में आज मेरे घर पर पार्टी का आयोजन किया गया है। आप सभी को आना है, मुझे कोई बहाना नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड? सबने कहा, यस मैम। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें मना कर दे। अरे आज बॉस को क्या हो गया कि हमें पार्टी में इनवाइट कर रही है, वो भी अपने घर पर? मैंने कहा, मैं नहीं जाने वाला हूँ। वह पार्टी नहीं, सिरदर्दी होता है। बॉस का चेहरा जो देखे उसका दिन खराब हो जाए, फिर पार्टी में कैसे झेलेंगे? मेरे दोस्त ने कहा, धीरे बोल अजय, यदि वो सुन लेगी तो फायर कर देगी। हम सभी अपने बॉस के घर पर पार्टी में पहुंचते हैं। तभी बॉस ने हम सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी को मैं एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, जो इस पार्टी की जान और शान है। आप सभी को यह तो मालूम है कि मेरी बेटी है, जिसे आप लोगों ने ना कभी देखा है और ना ही मिला है, लेकिन वह 1 महीने से आपके साथ हमारी ही कंपनी में काम कर रही है, एक मामूली सी एम्प्लॉय की तरह। चलिए देर ना करते हुए मिलिए मेरी बेटी मिस आरती मेहता से। आरती का नाम सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और जब मैंने उसे अपने बॉस के साथ देखा तो मेरे तोते भी उड़ गए। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं पार्टी से बाहर चला आया और मेरे दोस्त भी। अजय, माँ बेटी ने तो तुझे सदमा दे दिया। सच बता, तुझे नहीं मालूम था पहले से? मैंने कहा, पागल कुत्ता काटा है जो सब जानकर उसे प्यार करता। मैं बॉस को ऑफिस में नहीं झेल पाता हूँ, जिंदगी में कैसे झेलूंगा? मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन अनजाने में ही सही, बड़ी पार्टी हाथ लगा है अजय, अब तो ऑफिस में भी तू बॉस बनकर घूमेगा। तभी पीछे से आरती कहती है, अजय। मेरे दोस्त वहाँ आरती को देखकर वहाँ से निकल पड़े। आरती ने कहा, अजय तुम पार्टी छोड़कर बाहर क्यों आए? मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया? सॉरी अजय, मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मैं क्या करती, मॉम ने मना किया था।
मुझे किसी से भी कुछ भी कहने से, लेकिन मुझे तुमसे इसी दौरान प्यार हो गया। मॉम यह चाहती थी कि मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर 1 महीने तुम सबके साथ काम करूं, लेकिन मुझे तो बता सकती थी। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा था आरती, तुमने मुझे धोखा दिया है। सॉरी अजय, आई नो कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मॉम के नेचर के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो। प्लीज़ माफ़ कर दो। मेरे सामने आरती छोटे बच्चों की तरह फेस बनाकर सॉरी कहने लगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। आरती ने अपनी मॉम को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी माँ ने मुझे घर बुलाया। आरती की मॉम के सामने मैं ऐसे बैठा था जैसे कोई मैं 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम देने बैठा हूँ। उसके पापा, उसके भैया और उसकी भाभी भी वहीं थे। आरती की मॉम ने यानी मेरी बॉस ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस शादी से। मेरी बेटी ने तुम में कुछ खास देखा होगा, इसलिए तुम्हें पसंद किया होगा। मुझे अपनी बेटी के पसंद पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी एक शर्त है। यदि तुमने उस शर्त को मान लिया तो यह शादी पूरे शहर में एक यादगार भी बन जाएगी। शर्त? मैंने पूछा, कैसी शर्त? यही कि तुम्हें घर जमाई बनना पड़ेगा। यह सुनकर तो जैसे मेरा मांगा हुआ वरदान पूरा हो गया। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं घर जमाई बनूं, लेकिन यहाँ घर जमाई बनूंगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर उन्होंने कहा, सोच कर बताना, क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। वह कौन है, कहाँ रहती है और तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स है, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, इसलिए सोच समझ कर अपना डिसीजन बताना। मैंने कहा, मैंने सोच लिया है मैम, मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वो हैरान हो गई, बोली, इतनी जल्दी तुमने डिसीजन भी ले लिया? यस मैम, क्योंकि मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। उससे शादी करना ही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है, इसलिए मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है। मुझे घर जमाई बनने से कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर हम मुहूर्त निकलवाते हैं शादी के लिए। इस शादी की खबर मैं अपने परिवार वालों को बताकर आपको खबर करता हूँ मैम। उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा किसके घर का घर जमाई बनने वाला है। उन्होंने कहा, जो घर जमाई बनने के लिए रेडी हो उसके लिए उसके परिवार की मर्जी क्या ज़रूरी होती है? फिर भी हर एक परिवार की इच्छा होती है कि अपने बेटे और बेटी की शादी में वो जरूर आए। तुम अपने परिवार वालों को खबर पहुंचा दो, बाकी शादी के अरेंज में खुद कर लूँगी। शादी कहाँ और कैसे होगी यह सब मैं देख लूँगी। तुम्हें बस दूल्हा बनकर वहाँ पहुँचना है। मीटिंग ओवर। जब मैं अपने घर में यह सारी बातें बताई तो सभी हैरान हो गए। मेरी माँ ने कहा, बेटा घर जमाई ऐसा कौन करता है? हमारे खानदान की तो तुम नाम ही बदनाम कर दोगे। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? बहुत बड़े घर की लड़की है। अगर वहाँ मैं घर जमाई बनकर रहूँगा तो बहुत सारा पैसा कमाकर अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। पूरी ज़िंदगी अगर मैं कमाना चाहूँ तब भी मैं अपनी बहन की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाऊँगा। आप समझती क्यों नहीं है माँ? यहाँ पर भाभी हैं, बहनें हैं, सभी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। भाभी ने कहा, लेकिन देवर जी, अगर आसपास समाज के लोग सुनेंगे कि आप घर जमाई बन गए हो तो सभी कितना मजाक बनाएंगे हमारा। आप ये भी तो समझिए कि हमें भी तो दुनियादारी देखनी है। भाभी, आप तो कम से कम ऐसी बातें मत कीजिए। क्या आप नहीं चाहती कि आपका देवर बहुत बड़ा आदमी बने? पर भैया, बड़ा आदमी बनने के लिए घर जमाई बनना पड़ता है क्या? मेरी छोटी बहन ने कहा। आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? समझते क्यों नहीं आप लोग? बुराई क्या है घर जमाई बनने में? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं खुशी खुशी घर जमाई बनने के लिए रेडी हूँ। बस आप लोग मान जाइए तो मेरे लिए करना आसान हो जाएगा। आप लोगों को दुखी करके मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बड़े घर की बेटी है। अपनी कंपनी में मैं बॉस बनकर घूमूंगा, फिर आप सब नाज करेंगे मुझ पर। मैंने किसी तरह अपने परिवार को कन्विंस कर लिया था। तभी मेरी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तू घर जमाई बनकर ही खुश है तो हम भी तेरे फैसले में साथ हैं। लेकिन तू हमसे एक वादा कर, तू एक दिन के लिए भी बहू को यहाँ जरूर लाएगा ताकि हम भी समाज में मुंह दिखाने लायक रहें। मैंने भी कह दिया, हाँ माँ, मैं तुम्हारी बहू एक बार जरूर लाऊंगा। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरी माँ और मेरे परिवार वाले ने मुझे ऐसे विदा कर रहे थे जैसे कोई अपनी बेटी को विदा करता है। सभी बहुत इमोशनल हो गए और साथ में मैं भी इमोशनल हो गया था उस दिन। जिंदगी ने असली इम्तिहान लेना तो अब शुरू कर दिया। जब मैं घर जमाई बनकर अपने ससुराल पहुंचा, 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी औकात पता चलने लगी। जब एक दिन मेरी सास की कुछ फ्रेंड्स उनसे मिलने उनके घर आई, तभी उनकी फ्रेंड्स ने पूछा, तुम्हारी बेटी आरती कहाँ है?
सुना है कि तुमने उसके पति को घर जमाई बना कर रखा है। तो मेरी सास इतराते हुए बोली, हाँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। मेरी इकलौती बेटी थी और मैं उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो हमें भी अपने घर जमाई से मिला, हम भी तो देखें कि क्या खास है उसमें। मेरी सास ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ सभी को नमस्ते किया। मेरी सास ने कहा, बैठ जाओ अजय। तभी वहाँ पर आरती भी आ गई। अरे आरती बेटा, कैसी हो? ठीक हो आंटी, आप लोग बताइए। हम सभी ठीक है। तुम्हारा पति तो हैंडसम है, और बताओ क्या खास है तुम्हारे पति में? मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मैं वस्तु हूँ जिसकी खासियत पूछा जा रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उठकर जाने लगा तो मेरी सास ने कहा, अजय, मैंने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दिया है कि तुम यहाँ से उठकर जा रहे हो। चुपचाप बैठ जाओ। मुझे ये बात बहुत ही खराब लगी कि क्या मुझे यहाँ से जाने के लिए इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आरती ने भी मेरा हाथ खींचकर मुझे बैठा दिया। खास बात तो कुछ है नहीं, बस मेरी शर्त मान गए तो मैंने अपनी बेटी से शादी कर दिया। और क्या खास हो सकती है? यह सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं खून का घुट पीकर रह गया। तब उनकी फ्रेंड्स ने कहा, घर जमाई बनना भी खास ही होता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती घर जमाई बनना। यह सुनकर मेरे मर्द होने का अभिमान टूट रहा था और सभी मुझ पर ठहाके मारकर हंसने लगे। मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गया। पीछे से आरती भी आ गई। यह क्या है अजय, तुम वहाँ से उठकर क्यों चले आए? आंटी सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मैंने कहा, तुम्हारे पति की वहाँ पर बेइज्जती हो रही थी और तुम चुपचाप सुन रही थी। तुम्हारी माँ मेरी इंसल्ट कर रही थी और तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा? तुम ऐसा क्यों सोचते हो अजय? मेरी माँ का नेचर ही ऐसा है, वो तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही थी। यह तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा। माँ तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, तभी तो उन्होंने तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है। घर जमाई, घर जमाई, मैं अब तक इतनी बार सुन चुका था कि मेरे कान ही पक गए थे। मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि सचमुच मैं घर जमाई ही बनकर रह गया हूँ और इसके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास का ही चलता था, ना ही ससुर कुछ कहता और उनके बेटा बहू का तो कोई सुनता ही नहीं था। और बेटी बस अपनी माँ की भक्त थी, जो माँ कहती वही आरती करती। ऑफिस में मैं पहले जो काम करता था आज भी वही करता हूँ। मुझे लगा था कि इतने बड़े घर का दामाद बनूंगा तो ऑफिस में तो एमडी बनकर घूमूंगा, लेकिन वो सारे सपने अधूरे ही रह गए। घर में यदि कोई मेरा दुख समझता तो सिर्फ मेरे ससुर, क्योंकि वो भी मेरी कैटेगरी में आते थे। वो भी अपने घर में घर जमाई थे। उनकी हालत तो शायद मुझसे भी बदतर थी। घर में एक कौड़ी का इज्जत नहीं था हमारा। अपने घर में तो शेर बनकर घूमता था और यहाँ पर भीगी बिल्ली बन गया था। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, क्या अजय, तेरा तो राज है, ऑफिस में ना कोई काम ना कोई धाम, बस मौज कर रहा है तू। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जो तुम देख रहे हो ऐसा नहीं है, और जैसा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, वरना तुम लोग भी मेरा ही मजाक बनाओगे कि आए थे बड़े घर जमाई बनने के लिए। 6 महीने गुजर गए थे। मैं अपने घर एक दिन के लिए भी नहीं गया था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे कॉल किया, देवर जी, माँ जी की तबीयत खराब रहती है, आपको देखने के लिए तरस गई है, एक बार आप आ जाते तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती। मैंने भाभी से कहा, ठीक है भाभी, मैं कल ही ट्रेन पकड़ लेता हूँ। भाभी ने कहा, लेकिन देवर जी, आपको ट्रेन पकड़ने की क्या ज़रूरत है, आप चाहे तो फ्लाइट से आ जाइए, आप तो बहुत बड़े घर के दामाद हैं। यह सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने आरती से कहा, आरती, माँ का तबीयत खराब है, भाभी ने कॉल करके बताया था, मैं कल ही ट्रेन पकड़ कर चला जाता हूँ। ठीक है, पर तुम पहले मॉम से पूछ लो, मॉम ने परमिशन दिया तभी तुम जाना। कैसी बात कर रही हो आरती, मुझे अपने घर जाना है और अपने घर जाने के लिए मुझे तुम्हारी मम्मी का परमिशन क्यों चाहिए? तुम भूल रहे हो कि तुम इस घर में घर जमाई हो। यहाँ पर सिर्फ मेरी मम्मी का ही चलता है, हर फैसला वही करती है, इसलिए बात का बतंगड़ ना बने, इसलिए मैंने कहा। मैंने अपनी सास से पूछा। मेरी सास ने कहा, क्या हो गया आपकी माँ को? अच्छी भली तो है, जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, मेरी माँ है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मेरी भाभी ने मुझे कॉल किया था। मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से यहाँ पर किसी को एतराज़ होगा। दामाद जी, एतराज़ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपकी फैमिली कौन है, कहाँ रहती है, मुझे इन सब से मतलब नहीं है। आपको मतलब नहीं है, लेकिन मैं उस फैमिली का बेटा हूँ, इसलिए मेरा जाना फ़र्ज़ बनता है। यदि आप उस फैमिली के बेटे होते ना, तो यहाँ घर जमाई बनकर नहीं रहते, इसलिए आप नहीं जा रहे हो। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। तभी मेरे ससुर ने बोला,
जाने दो, आखिर 6 महीने से अपने घर नहीं गया है। एक दिन की छुट्टी तो इसकी बनती ही है। मेरी सास ने मेरे ससुर को आंख दिखाई और मेरे ससुर की नज़रें नीचे हो गई। मैं खून का घुट पीकर रह गया। लेकिन आज जो भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ। मैंने अपनी भाभी को कॉल लगाया। भाभी, माँ कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? माँ जी बस आपके ही नाम का रट लगा रही है देवर जी, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। हाँ, छोटी ननद को देखने के लिए 4 दिन बाद लड़के वाले आने वाले हैं। आपके भैया तो यहाँ पर है नहीं, ऐसे में आप आ जाते तो सही होता। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करता हूँ। मैं ऑफिस में 6 दिन के लिए छुट्टी दिया। तब मेरी सास ने मुझसे पूछा, आपको छुट्टी की क्या ज़रूरत है दामाद जी? छुट्टी लेकर कहीं मेरी बेटी को लेकर जा रहे हो क्या? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, वहाँ पर मेरी ज़रूरत है। मेरी सास ने कहा, आप नहीं जा रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है इस काम के लिए। मैंने कहा, क्यों नहीं मिल सकती है? यदि आपने मुझे छुट्टी नहीं दिया तो मैं रिज़ाइन देकर जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा। यह मेरा जवाब सुनते ही वह गुस्से से लाल पीली हो गई, क्योंकि आज उनके घमंड को मैंने तमाचा जो मारा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, आरती तुम भी चलो, वहाँ पर तुम रहोगी तो सभी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। आरती ने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो आदत ही नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी, तुम जाओ। और यहाँ पर मम्मी का गुस्सा भी तो शांत करना ज़रूरी है, वह मैं कर लूँगी। आरती कभी भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। जब भी कहता हमेशा ऐसे ही बहाना बना देती, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका था। मैं अपने घर पहुँचता हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मेरी माँ की तबीयत ठीक होने लगी थी। मेरी बहन की शादी भी फिक्स हो गई। मैंने उन्हें अपनी सारा जमा पूंजी देते हुए कहा, भाभी जब मैं अगली बार आऊँगा तो जो जो सामान चाहिए आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा, मैं सब कुछ वहीं से लेकर आऊँगा। भाभी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए देवर जी, बस आप बहू को लेकर आ जाइए। आप रहेंगे तो घर में यूँ ही सब कुछ हो जाएगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। आज समझ में आ रहा था कि मेरे परिवार को मेरी कितनी ज़रूरत है। मेरे भैया तो दुबई में हैं, वह चाहकर भी नहीं आ सकते थे, लेकिन मैं पास होकर भी कितना दूर चला गया हूँ। तभी मेरी बहन ने कहा, नहीं भैया, मार्केटिंग करने तो हम आपके ही शहर में आएंगे, वहाँ पर तो हमें रहने के लिए भी हमें सोचना नहीं पड़ेगा और भाभी से भी मिल लेंगे। जो चाहिए हम आपके साथ मिलकर ही मार्केटिंग करेंगे। मैं वापस अपने ससुराल आ गया। मेरी सास बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैंने उनकी बात को इनकार करके अपने घर गया था, इसलिए आए दिन वह मुझे अब बेइज्जत करने लगी। ऑफिस में भी मेरी एक कौड़ी की इज्जत नहीं थी, सभी के सामने मुझे खरी खोटी सुना देती। बुरा तो मुझे इस बात का लगता था कि उन्हें इस बात को समझाने वाला कोई नहीं था कि मैं उनका दामाद हूँ, उनकी बेटी का पति हूँ। मेरी पत्नी भी यह तमाशा चुपचाप देखती। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में प्लान आया कि क्यों न अपनी साले की वाइफ को भड़काया जाए कि वो भी साले को अपने घर की घर जमाई बनने के लिए फोर्स करे, तभी मेरी सास का दिमाग ठिकाने पर आएगा। मैंने अपनी साले की बीवी से कहा, आप साले साहब को घर जमाई क्यों नहीं बना कर रखती, जैसे मैं और ससुर जी घर जमाई हैं, क्योंकि इस घर में आपकी भी कोई खास इज्जत नहीं है। ऐसे में आप अपने घर में रहेंगे तो अपनी ननद की तरह जिंदगी जी सकती है, आज़ाद, अपने मन की कर सकती हैं। वह मुझ पर जोर से हंसने लगी, बोली, हो ही नहीं सकता है। मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता है? आप इतने महीने से यहाँ पर है और अफसोस की बात है कि आपको इस बात की खबर ही नहीं है। आपने मुझे कभी अपने मायके का जिक्र करते हुए या वहाँ पर जाते हुए देखा? क्योंकि मैं अनाथ हूँ। यह सुनकर मेरा दिमाग ठनक गया। अब मुझे अपनी सास का खेल समझ में आया। अपने बेटे की शादी एक अनाथ लड़की से कर दी ताकि उनका बेटा सिर्फ उनका बेटा ही बनकर रहे, ना ही वो किसी का दामाद बनेगा और ना घर जमाई बनने का ख्याल आएगा। उनकी बहू उनके इशारे पर काम करेगी और बहू वश में रहेगी। बहुत चालाक औरत है मेरी सास। इन्हें अपने घर में कठपुतलियाँ चाहिए जो सिर्फ इनके इशारे पर काम कर सके, और मैं इस जाल में पूरी तरह से फंस गया था। मेरे परिवार वाले आने वाले थे, इसलिए मैंने आरती से कहा, आरती मेरी दोनों बहनें, भाभी और माँ आ रही है, तुम भी चलो ना मेरे साथ स्टेशन, वह तुम्हें वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आरती ने कहा, सॉरी अजय, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, मैं उनसे यहीं पर मिल लूँगी, तुम मेरी कार लेकर चले जाओ ताकि इम्प्रेशन अच्छा बना रहे और वे लोग आराम से आ सके। तभी मेरी सास मुझ पर चिल्लाती है और बोली, दामाद जी, 2 टके के लोगों के लिए 2 करोड़ की गाड़ी नहीं भेजी जाती है। आपकी इतनी औकात नहीं
कि आप अपने परिवार को लग्जरी कार में बैठा सकें। आपकी पेमेंट यह अलाउ नहीं करती है। आपको उन्हें कैसे बुलाना है और कहाँ रखना है यह आप इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। यहाँ पर आपको रहने दिया यही काफ़ी है। मैंने आरती की तरफ देखा। आरती चुपचाप नज़रें झुकाकर अपनी माँ के पीछे चली गई। फिर मैंने अपने ससुर की तरफ देखा, उनकी भी नज़रें झुकी हुई थी, और अपनी साला और सरहज की तरफ देखा, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी भी नज़रें झुकी हुई थी। मैं अपने परिवार को लेने स्टेशन चला गया। मेरी माँ ने कहा, बहू नहीं आई बेटा। मैंने कहा, माँ उसे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा अपनी माँ के साथ। भाभी ने पूछा, क्या उसे नहीं पता था कि हम आने वाले हैं? 1 सप्ताह पहले ही चली गई थी भाभी, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। चलिए हम होटल की तरफ चलते हैं। लेकिन होटल क्यों भैया? यहाँ पर आपका इतना बड़ा घर है, क्या हम वहाँ नहीं रुक रहे हैं? मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुमने सही किया, होटल ले लिया। हम वहाँ समधन जी के घर रहेंगे तो क्या सोचेंगे? कुछ दिनों की बात है, हम होटल में ही रह लेंगे, फिर मार्केटिंग करके वापस अपने घर ही तो जाना है। मैंने मन में कहा, थैंक यू माँ, कम से कम अनजाने में ही सही तुम मेरी फीलिंग समझ गई। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कितना बेबस और लाचार बन गया हूँ। अपने ही परिवार को मैं सच भी नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ होटल में ही रुका रहा। मुझे आरती ने फ़ोन किया, अजय कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम उन्हें होटल छोड़कर आ जाओगे। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। अजय प्लीज़ आ जाओ ना। मैंने कहा, नहीं आरती, मेरा परिवार 4 दिनों के लिए आया है, इसलिए मैं 4 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। लेकिन तब तक मैं अपने परिवार के साथ ही रहूँगा। लेकिन अजय, मॉम को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। अब उन्हें गुस्सा करने का मन हो तो गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ। और मैंने फ़ोन कट कर दिया। मेरी सारी बातें भाभी ने सुन लिया। वह मुझे बहुत ही हैरत से देखने लगी। देवर जी, देवरानी जी यहीं पर है, तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि वह आउट ऑफ स्टेशन गई हैं? और क्या चल रहा है यह सब? देखिए देवर जी, मुझे तो शुरू से ही लगा था कि आप कुछ न कुछ हम सबसे छुपा रहे हैं। प्लीज़ बताइए। मैं आपकी भाभी के साथ आपकी माँ जैसी हूँ। अगर आपका दुख ना बांट सकूँ तो लालत है मुझ पर। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने उनसे कहा, भाभी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, और मैंने उन्हें सारा सच बता दिया। मेरी भाभी ने कहा, मैं तो बस यही कहूँगी देवर जी की घर जमाई बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस काम को करने में आपको खुशी ना मिले उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। हम तो यही सोच रहे थे कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन जब आप खुश हैं ही नहीं तो कष्ट हमें भी बहुत होगा। इसलिए आप सही समय पर सब कुछ ठीक कर लीजिए, और चाहे सिचुएशन कैसा भी होगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यह परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप जाइए, मैं माँ जी को संभाल लूँगी। आरती वहाँ पर आपका वेट कर रही होगी। मैं वापस अपने ससुराल आ गया। मेरी सास बोली, छोड़ आए अपने परिवार को। हमने शादी करने से पहले यह शर्त रखा था कि आपके परिवार से मुझे कोई मतलब नहीं है। तब तो आपने कहा था कि आप मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरी बेटी से विवाह करने के लिए आप मेरी शर्त भी मान गए। फिर आप अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं? मैंने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे कमरे के अंदर चला गया। वहाँ पर अपना सामान पैक कर और बाहर निकल आया। तभी आरती ने पूछा, अजय तुम कहीं जा रहे हो? मैंने कहा, आरती तुम्हारे पास 10 मिनट है, अपना सामान पैक करो। आज मैं अपने घर और तुम अपने ससुराल चल रही हो। यह सुनकर सभी लोग हैरत से भर गए। मेरी सास ने कहा, यह अब क्या बोल रहे हो दामाद जी? आरती का यही घर है। मैंने उनसे कहा, हाँ आरती का यह घर ज़रूर है, लेकिन आरती का एक और घर है जो उसका पति का घर है, और आरती अब वहीं जा रही है। यहाँ पर आरती आती जाती रहेगी, लेकिन रहना उसको अपने ससुराल में ही पड़ेगा। आरती ने कहा, अजय यह फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुम्हारे परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। मैंने तो तुम्हारे परिवार के साथ एडजस्ट किया ना आरती, फिर तुम मेरे परिवार के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर सकती हो? मैंने सोचा था कि घर के दामाद की बहुत इज्जत होती है, क्योंकि मैं यही देखते आ रहा हूँ बचपन से। मेरे घर में दामाद की बहुत इज्जत थी। मेरे घर में कभी फूफा आ जाता या कोई भी दामाद आ जाता तो घर की औरतें उनके आव भगत में लग जाती। लेकिन तब मैं उनका विरोध करता था कि उन्हें इतना मान सम्मान क्यों दिया जा रहा है। लेकिन आज समझ में आया कि वो घर जमाई नहीं थे, वह दामाद थे। कुछ दिनों के लिए आते थे, इसलिए उनको मान सम्मान दिया जाता था। तुम्हारे पति की यहाँ पर हर वक्त बेइज्जती होती रही और तुम चुपचाप सुनती रही। मैंने तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया,
मैं दामाद नहीं घर जमाई बन गया। यह सोचता था कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यह प्यार मेरी जिंदगी को जिल्लत से भर दिया। जब तुम्हारी माँ मेरी बेइज्जती करती थी तब तुम सभी चुप हो जाते। इस बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम चुप थी वहाँ पर। मैं बता भी नहीं सकता था कि मेरा दिल कितनी बार रो देता था। फिर भी मैं हंस कर तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता रहा, यह सोचकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यदि बहू का ससुराल में अपमान होता है तो लोग कहते कि औरत है, उसके लिए आवाज़ उठानी जानी चाहिए। कई तरह की बातें बनाई जाती है। औरत की इज्जत होनी चाहिए, उसकी आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कैसा पति है अपनी बीवी के साथ नहीं खड़ा रहता है, अपने माँ बाप का सुनकर अपनी बीवी को टॉर्चर करता है। लेकिन यही बात जब मर्दों पर आती है तो फिर लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। आरती, क्या मर्द का आत्मसम्मान नहीं होता? मैं यह सोचकर घर जमाई बना था कि ज़माना बदल रहा है, हमेशा औरतें ही अपना घर क्यों छोड़े, बहू बनकर वही क्यों आए। लड़कों को भी घर जमाई बनकर रहना चाहिए। लेकिन मैं गलत था, मैं अपनी पहचान ही भूल गया था। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी ढूंढने लगा था। सोचता था कि बहुत बड़े घर का दामाद बनूंगा तो ज़िंदगी ऐसे कटेगी, लेकिन मैं गलत था। एक इंसान को हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरे के दिए हुए टुकड़े पर पलना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही मन को तसल्ली देते रहा, लेकिन तुमने मुझसे कोई प्यार नहीं किया है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक कठपुतली चाहिए थी जो तुम दोनों के इशारे पर नाच सके, जैसे कि तुम्हारे पापा आज तक नाचते आ रहे हैं। तुम अपने पापा से कभी बैठकर पूछी कि पापा आपकी क्या राय है? तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे पापा को तुमसे दूर रखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर तुम और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पापा का सुनना शुरू कर दिए तो अपनी माँ से बगावत कर लोगे। इसलिए तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे पापा को बेचारा लाचार बना के रख दिया, और तुम दोनों अपने पापा को वह इज्जत नहीं दे सके जो अपनी माँ को देते हो। दुख की बात है कि इस घर में औरत औरत जैसी नहीं है और मर्द मर्द जैसा नहीं है। और आज के ज़माने की पढ़ी लिखी जो औरतें होती है, जिन्हें अपने पढ़ने लिखने पर बहुत गुमान होता है, जो कहती है कि हमें अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे, मर्दों के नीचे दब कर नहीं रहेंगे, मैं हमेशा उनको इस बात के लिए सपोर्ट करता हूँ। लेकिन पढ़ी लिखी औरत का मतलब यह नहीं होता कि तुम दब के नहीं रहो और दूसरे को दबा कर रखो। तुम्हारा आत्मसम्मान है तो दूसरे का आत्मसम्मान को कुचल दो। पढ़ी लिखी का मतलब यह नहीं होता कि अपनी मनमानी करने के लिए जिसे आज़ादी के नाम पर रिश्ते को बेइज्जत करो, उनका अपमान करो। आरती, यह ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले का हमेशा मैं सम्मान करूँगा। तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो तभी मेरे साथ रहने के लिए आना, नहीं तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना है। हम खुशी से अलग हो सकते हैं। और सासू जी, मुझे मालूम है कि आप चुप नहीं बैठेंगे। मैं ऐसे नहीं मानूंगा तो आप कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेंगे मुझे अपने घुटने पर लाने के लिए, क्योंकि आपका घमंड आपको किसी के सामने हारने नहीं दे सकता है। लेकिन आपको एक बात का मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन इस बार आप मुझसे हार जाएंगे, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। चलता हूँ अब। आरती अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसके पापा उसके पास जाकर कहते हैं, आरती बेटा, आज बहुत कुछ हो गया जो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आज तक तुम्हारी माँ का जुर्म सहते आया, यह सोचकर कि कभी न कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन हमारी उम्र गुजर गई और वह समय कभी नहीं आया। तब मुझे समझ में आया कि हम अपनी डर और कमजोरी को प्यार का नाम दे देते हैं बेटा। मैं कभी उस लायक बन ही नहीं पाई कि मैं अपने लिए खड़ा हो सकूं। लेकिन दामाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तुम उनकी बात मानो या ना मानो यह तुम पर निर्भर करता है, लेकिन कोई भी फैसला इस बार किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल से पूछ कर लेना बेटा, क्योंकि तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बदल सकती है। हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ सब कुछ ला कर दे देगी, लेकिन सच्चा इंसान सभी की ज़िंदगी में नहीं मिलता है बेटा। मुझे देखो, किसी चीज़ की कमी नहीं है इस घर में। क्या नहीं है इस घर में? हर वो भौतिक सुख है जो एक आदमी को चाहिए, लेकिन मुझे एक पल के लिए इस घर में कभी सुकून नहीं मिला, वो इज्जत नहीं मिला जो मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए देखना चाहता हूँ। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ बेटा कि तुम सोच समझ कर फैसला लेना। अगले दिन आरती को अपना सामान पैक करते हुए देखकर उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ माँ, अपने पति के घर जा रही हूँ। होश में हो ना? क्या फैसला ले रही हो? तुम्हें पता है यह सब कुछ छोड़कर वहाँ पर तुम एक पल भी नहीं रह सकती हो।
यहाँ के ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने की तुम्हें आदत हो गई है, कैसे वहाँ पर एडजस्ट करोगी? जोश में अपना होश मत खो आरती। आरती ने कहा, नहीं माँ, होश तो अब आया है मुझे। हाँ, यह सच है कि मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन समय के साथ मैं सीख जाऊंगी, जैसे पापा ने सीख लिया है। लेकिन मैं अजय को नहीं खो सकती हूँ। अजय का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए आप मुझे आज रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं आज नहीं रुकूंगी। आरती यह कहते हुए अपने घर से निकल गई। सच पूछो तो उसके भैया और भाभी का भी दिमाग ठिकाने पर आ गया था। वो भी समझ गए थे कि उनके घर में उनकी भी वैल्यू तभी तक है जब तक वो अपनी माँ की बातें सुन रहे हैं। इसलिए वो भी अपनी नई जिंदगी के लिए अपना घर छोड़ दिए। आरती की माँ आज बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। तभी आरती के पापा उनके पास जाते हैं तो वो उनसे कहती है, आप क्यों हैं? आप भी मुझे छोड़कर चले जाइए, जैसे हमारे बच्चे चले गए। आरती के पापा कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ना तब छोड़कर जा सकता था और ना आज छोड़कर जा सकता हूँ। तुम जैसी भी हो मेरी पत्नी हो, तुम्हारा साथ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आरती की माँ ने उनकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने आज तक आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आज आप मेरे लिए सोच रहे हो? याद है जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितनी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते गई वैसे वैसे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आते चला गया और मैं तुम्हें खोने के डर से सारे बदलाव को सहता चला गया। शायद वही मेरी गलती थी। मैं तुम्हें उस वक्त रोक लिया होता तो तुम शायद आज ऐसी ना होती। आरती की माँ ने कहा, मेरे पापा मेरी माँ को हमेशा ही डोमिनेट करते थे, उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे। मेरे पापा हमेशा यह सोचते थे कि औरतें गुलाम होती है, उन्हें आज़ादी दे दिया जाए तो वह अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती है। समाज में हमेशा दबदबा एक मर्द का होना चाहिए, ना कि औरत का। और मेरी माँ चुपचाप सब कुछ सहती थी, वह कुछ ना कहती क्योंकि लाचार और बेबस थी। वह तो अपने मायके में भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उनका मायका भी उनका साथ नहीं देता। सभी यही सिखाते थे कि औरत हो, तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह जाओ, घर बसाने के लिए सहना पड़ता है। और मैं यही सब कुछ देखते हुए बड़ी हुई थी, इसलिए मेरी सोच बदल गई थी। मैंने सोचा था कि जैसा मर्द औरत को डोमिनेट करते हैं वैसे ही एक औरत का भी हक होना चाहिए मर्द को डोमिनेट करने का। मर्द को पता होना चाहिए कि समाज में साझेदारी सिर्फ मर्द की ही नहीं औरत की भी होती है। लेकिन यह सब करते करते मुझ में कब घमंड और गुरूर आ गया वो मुझे पता ही नहीं चला, और यह घमंड और गुरूर मेरी आदत बन गई। यह आदत आज मुझे अकेला कर दिया। जो काम मेरे पापा मेरी माँ के साथ करते थे वही काम आज मैंने अपने दामाद के साथ, आपके साथ, अपने बच्चों के साथ किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम जैसे भी हो तुम ठीक हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। आरती के पापा ने कहा, लेकिन माफ़ी तुम्हें दामाद जी से मांगनी चाहिए, इसलिए कल सुबह होते ही हम उनके घर चलेंगे। अगले दिन मेरी सास और मेरे ससुर मेरे घर आए। मेरी माँ उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेरी सास ने पूछा, मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेरी माँ ने कहा, इसलिए क्योंकि आप मेरी समधन हैं, आप मेरी बहू की माँ हैं। यदि मैं आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार करूँगी तो मेरी बहू को बुरा लगेगा, बहू को बुरा लगेगा तो मेरा बेटा भी दुखी होगा, और मैं अपने बेटे को दुखी होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और आज मैं अपनी कंपनी का MD भी बन गया हूँ और मेरी लाइफ बहुत ऐशो आराम से गुजर रही है। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।